हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 3 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम साइको डायनामिक कपल्स काउंसलिंग की बात करेंगे। इसमें क्या है कि जो हमने अब तक पढ़ा था कि साइको डायनामिक अप्रोच क्या होती है, साइको एनालिसिस क्या होती है, इन्होंने ही जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने ही जो है अपनी इन दोनों थ्योरीज को कपल्स के लिए भी यूज़ किया, मैरिज काउंसलिंग में भी यूज़ किया है। तो इसको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच टू काउंसलिंग। जो साइकोडायनामिक अप्रोच हमने अब तक पढ़ी है सिगमंड फ्राइड की, जो कि जिसमें हमने क्या किया था कि हमारी जो साइकी है उसके 3 पार्ट्स किए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड होता है वो कैसे इम्पल्सिव होता है और कैसे वो जो है हर चीज़ में चाहता है कि जो भी हमारी नीड्स हैं, जैसे हमारी कोई इच्छा होती है, इम्पल्सिव होते हैं, हमारी वो इमीडिएटली जो है वो ग्रेटिफाई होनी चाहिए और इमीडिएटली वो जो है फुलफिल होनी चाहिए, जो कि सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर काम करता, रियलिटी प्रिंसिपल पे नहीं करता। ईगो जो था, ईगो को हमने क्या कहते जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो वास्तव में हमारे को वो नीड पूरी हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो खिलौना लेने की जिद करता है, अगर जिद तो वो करेगा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, इट पार्ट हो गया। अगर क्या हमारी पॉकेट अलाउ करती है, पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ करती है, वास्तव में हम उसको क्या लेके देंगे, डेट इज द आवर ईगो। अब क्या है सुपर ईगो? सुपर ईगो को क्या कहता है कि हमें जो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि हमारे को सोशली एक्सेप्टेबल जो हमारा काम होता है, क्या हम उसको, क्या सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। एक छोटा बच्चा जो है वो किसी दूसरे बच्चे को के हाथ में कोई बलून है और वो कहता है कि मुझे भी वही बलून चाहिए, उसके हाथ में जो है एग्जैक्ट वही चाहिए, हमें वो उस समय वो अवेलेबल नहीं हो रहा। तो क्या जिद उसकी क्या कह रही है, इड है। लेकिन मोरालिटी क्या कहती है उसकी कि नहीं, ये गलत है, उस बच्चे के हाथ से बलून लेना अच्छा नहीं है, वो भी तो बच्चा है, उसको भी तो चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर ईगो। और हम वास्तव में क्या करेंगे, जो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, हमारा ईगो। तो ये सारा इन्होंने जो है साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में कहा है। फिर इन्होंने कहा कि साइकोडायनामिक एंड साइको एनालिटिक अप्रोचेज जो होती हैं वो क्या हुई थी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 1940s के बाद से क्या हुआ, उन्होंने इन अप्रोचेस को कपल काउंसलिंग में भी जो है यूज़ करना शुरू किया करती है। इन्होंने सिंपल उसी के बारे में कहा है। यहाँ से क्या कि साइको एनालिटिक थ्योरी वर्सेस साइको डायनामिक थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि साइको एनालिटिक और साइको डायनामिक दोनों थ्योरीज जो है हम एक ही तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन जो साइको डायनामिक है डेट इज़ ब्रॉड टर्म। वो क्या है, साइको डायनामिक जो है इट इज़ ब्रॉडर, जो है दोनों अगर टर्म्स की बात करते हैं तो साइको डायनामिक होती है वो ब्रॉडर है, एंड साइको एनालिटिक इज अ पार्ट ऑफ द साइको डायनामिक थ्योरी विच इज़ गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। अब ये सारे इन्होंने उसी के बारे में कहा कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो इम्पल्सिस हैं, हमारे ड्राइव्स होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे जो है उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, वो ओवर्ट बिहेवियर जो है वो डिटरमिन होते हैं। कैसे हम अपनी इम्पल्सिव्स को, हमारी एंग्जाइटी को हम डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू जो हमने पहले किया है उनको हम कैसे डिफेंस, जब हम अपनी ईगो, जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, जो रियलिटी को हम फेस नहीं कर पाते तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। ये सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। अब क्या, साइको एनालिसिस द मोस्ट इंटेंसिव एंड डेप्थ ओरिएंटेड फॉर्म ऑफ द थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। अब इन्होंने फिर वही कहा है कि जो साइको एनालिसिस है वो उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा डिटेल में, मोर इंटेंसिवली बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं 3 to 5 टाइम्स ए वीक ये जो होते हैं, इसमें जो सेशंस होते हैं काफ़ी बड़े चलते हैं, लंबे चलते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं। और 3 to 7 ईयर्स इतनी लंबी जो है ये थेरेपी जो होती है 3 to 7 ईयर्स तक चलती है। और हर सेशन जो है काफ़ी बड़ा होता है, हर सेशन अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट्स का होता है। तो इसलिए इसमें कहा है कि थोड़ी लंबा चलती है थेरेपी। तो क्लाइंट का मेन टास्क इस टू, इसमें अभी इन्होंने टेक्निक्स के बारे में कहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं, ड्रीम एनालिसिस की बात करते हैं, कैसे यहाँ पे हम ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं। ये सारा इन्होंने एक हमने ट्रांसफरेंस की बात की थी, ये सारा इन्होंने क्या कहा है कि इसी के बारे में कहा है कि किस ढंग से हम जो है, जब हम साइको एनालिसिस की बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की बात करते हैं, तो हम कौन कौन सी थ्योरीज की बात करते हैं। फ्री एसोसिएशन हो गया, ड्रीम एनालिसिस हो गया। एक उसका इसमें हमने क्या किया था कि जब भी क्लाइंट को हम बोलने का मौका देते हैं विदाउट इंटरप्शन, उसको आगे कि आप बोले जो आपके दिमाग में होता है, बिना पॉज लगाए बोले, ताकि कुछ ना कुछ निकल के आता है कि
क्लाइंट के अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी रिप्रेस मेमोरीज हैं, कौन सी ऐसी हिडन ऐसी उन्होंने ट्रॉमा है, क्या उसने अपने माइंड में जब बच्चा था, जो कि हमने चाइल्डहुड मेमोरीज के ऊपर इन्होंने फोकस की है कि क्या कौन सी ऐसी मेमोरीज हैं जो बच्चे ने अपने माइंड में शुरू से ही अपने ब्रेन में रख ली हैं और जो कि उसको आज परेशान कर रही हैं, जिसके लिए वो क्लाइंट जो है वो क्या है काउंसलर के पास आया है, थेरेपिस्ट के पास आया है। तो इसलिए उन्होंने अब क्या कहा है कि इसी के बारे में सारा है कि नॉन इंटरफेयरिंग उसको बोलने का मौका दिया जाता है। उसके जो ड्रीम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसके ड्रीम्स को एनालिसिस किया जाता है कि कैसे उसमें हमने एक लेटेंट का कहा था, इसका कोई हिडन मीनिंग होता है, एक मैनिफेस्ट था। ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो एग्जैक्ट जो हम देखते हैं उसमें क्लियर मीनिंग होता है कि हमारे को क्या फील हो रहा है, किस कारण से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। ये सारा इन्होंने उसी के बारे में ही बात की। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ट्रांसपेरेंस में क्या होता है, क्लाइंट को जो थेरेपिस्ट होता है वो कहता है कि जिससे आपको मान लीजिए किसी को अपनी मदर से प्रॉब्लम है, किसी को अपने फादर से प्रॉब्लम है, जो क्लाइंट आता है उसको कहा जाता है कि आप ये मानिए कि मैं आपका वो रोल हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें वो क्या होता है कि क्लाइंट जो है उसको वो समझ कर, जैसे मान लीजिए किसी को अपने फादर से प्रॉब्लम है तो वो क्लाइंट को वो मौका देता है थेरेपिस्ट कि मैं आपका फादर हूँ, अब आप अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कीजिए विदाउट एनी इंटरप्शन। तो वो क्या होता है अपनी पूरी प्रोजेक्ट करता है, जितनी भी उसकी हिडन मेमोरीज होती हैं, हिडन फीलिंग्स होती हैं, उनको वो क्या करता है डिस्प्लेस करता है उसके ऊपर, किसके ऊपर, वो थेरेपिस्ट के ऊपर। तो ये क्या होता है हमारे, जिस कारण से जो हमारी इस टाइप की जो हमारे जो डिजॉल्व हो जाते हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हमारे दिमाग में, जो उस टाइप से चल रहे होते हैं, हिडन मेमोरीज होती हैं, वो ट्रांसपेरेंस के थ्रू हमारी क्या होती है वो बाहर आ जाती हैं। तो ये सारा उन्होंने क्या कहा, ट्रांसपेरेंस के थ्रू उन्होंने बात की कैसे वो डीप इंसाइट होती है। एज द ट्रांसपेरेंस वर्क थ्रू द क्लाइंट डेवलप्स डीप इंसाइट इनटू हाउ हिज, और कैसे उसके अर्ली जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दिमाग में वो क्या होते हैं, उसको परेशान जो कर रहे होते हैं वो कैसे वो डिस्प्लेस करता है, वो कैसे ट्रांसपेरेंस के थ्रू उसकी लाइफ को वो बेटर करता है, उसमें इंसाइट जो है वो आ जाती है विद द हेल्प ऑफ द थेरेपिस्ट। अब साइकोडायनामिक यहाँ से है कि साइकोडायनामिक मैरिज और कपल काउंसलिंग क्या होती है। इसमें क्या है कपल काउंसलिंग, जिसमें क्या होता है जैसे ये थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल काउंसलिंग की बात करते हैं। ये कौन सी कपल में क्या करते हैं, हम दोनों पार्टनर जिनको अपनी मैरिज में कोई प्रॉब्लम है और वो ऐसे पार्टनर जो कि लेने के लिए वास्तव में काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं, ठीक है ना, ये उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो साइको एनालिसिस कंसंट्रेट्स ऑन इंडिविजुअल रादर देन सोशल सिस्टम सच एज द फैमिलीज की, हम इसमें फैमिलीज पे भी फोकस करते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि साइकोडायनामिक काउंसलर्स हु फॉलो एक्करमैन मोस्ट ऑफन एम्प्लॉय एन इक्लेक्टिक मिक्स ऑफ द साइको एनालिटिक एंड सिस्टम। इसमें क्या कहते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं मैरिज काउंसलिंग में, तो हम सिर्फ इसी की नहीं बात करते साइकोडायनामिक से, हम सिर्फ साइको एनालिसिस की बात नहीं करते बल्कि हम इक्लेक्टिक अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें हमारे को जहाँ जिस अप्रोच की जरूरत होती है, अगर हमारे को कॉग्निशन की जरूरत होती है तो हमको कॉग्निटिव को यूज़ हम कर लेते हैं। अगर हमारे को बिहेवियर की ज़रूरत है तो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो उस टाइप से क्या कहते हैं कि जो जिसकी ज़रूरत होती है तो हम मिक्स अप्रोच को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ए यूनिक कंट्रीब्यूशन that psychodynamic counselor that have made to family counseling is the use of object relations। ये सबसे important है object relations as a primary emphasis in the treatment। object relation क्या होता है, are internalized residues of early parent child interaction in dysfunctional families। object relations continue to exert a negative influence in the presence and इसका मतलब क्या है, आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। जैसे कोई बच्चा है अपनी फैमिली में है, उसको अपने बचपन से ही अपनी फैमिली में जो है उसने देखा कि उसके पेरेंट जो है दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। वैसे उसने दिमाग में देख लिया कि उनके पेरेंट्स जो फैमिली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, तो उस हिसाब से जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा उस फैमिली में, जब उसकी खुद की शादी हो जाएगी, खुद की वो मैरिज हो जाएगी, तो अपने पार्टनर के साथ भी वो वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। ये हमारे क्या होता है कि हमारे माइंड में बचपन से वो चीज़ हो गया है कि जो बच्चा अपने घर में देखता है वैसा ही वो क्या करता है, उसके दिमाग में वैसे ही इमेज बन जाती है। वही ऑब्जेक्ट रिलेशन का मतलब ही है कि उसके जो ऑब्जेक्ट कौन है, हम सब हैं, जो हमारी फैमिली में के जो मेंबर्स हैं, उनके रिलेशन के बेस के ऊपर हमारी जो है वैसे ही हम आगे जाके हम बिहेव करते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो इन्होंने बेसिकली क्या कि 3 मेन वेज होते हैं वर्किंग विद दिस फैमिलीज डेवलपिंग। अब इन्होंने कहा कि कैसे इस फैमिली को हम डील कर सकते हैं। फर्स्ट, डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग पेरेंट कोलिशन। सबसे पहले देखना है कि उनका दोनों का जो पेरेंट का और उनका आपस में रिलेशन कैसा है, ठीक है, उसको डेवलप करना। स्ट्रॉन्गर डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग जनरेशन बाउंड्री। जो जनरेशन बाउंड्री है उनको भी देखना है कि बच्चा है वो
हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर है मॉडलिंग सेक्स लिंक्ड रोल्स, कि जो उससे रिलेटेड जो बाकी रोल्स होते हैं उनको आपस में देखना, और उनको देखना कि देखो आप ऐसे हो, लेकिन देखो उससे जो आपके साथ के बाकी लोग हैं वो कैसे हैं, उनके साथ भी तो यही फैमिली है, उनके साथ भी तो मान लीजिए कोई 2 भाई हैं, है ना, तो एक भाई को प्रॉब्लम है तो कहा जाता है कि आप दूसरे को देखिए, अब वो भी तो उसी फैमिली में आगे बढ़ रहा है। तो इस टाइप के हम उनको पहले इस रंग से हम 3 वेज होते हैं उनके साथ वर्क करने के, उनको समझाने के। फिर है साइको एनालिटिक मैरिज काउंसलिंग में हम कैसे करते हैं कि साइको एनालिटिकली बेस्ड मैरिज काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशन, जो अभी हमने बात की, विच एड्रेसेस हाउ रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑफ जनरेशन। कैसे, अभी हमने पेरेंट्स की बात की, अब हमने अपने खुद की फैमिली के साथ वैसा किया, क्योंकि हमने बचपन में देखा हमारे पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमारी जब खुद की शादी हो गई तो हमने अपनी फैमिली में वही सब किया। अब हमारे बच्चों ने वो सब चीज़ें देखी तो वो वैसे करेंगे। तो यानी हाउ रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड अक्रॉस दी जनरेशंस, ये आगे कैसे पास ऑन होता है। तो ऑब्जेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट others in one's environment such as mother with whom children form an interactive emotional bond। तो इन्होंने यही कहा कि कैसे हम जो देखते हैं बच्चे का कैसे अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ जो है इमोशनल बॉन्ड होता है, एंड प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स एज अपोज टू अदर्स आर डेवलप्ड अर्ली इन पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट की और चाइल्ड जब आप इंटरेक्शन होते हैं वहीं से ही मालूम होता है कि हमारे को, हाँ, कि हम कितना हमारे को जो है वो हमारे को डिफेंड करते हैं, कितना हमारे को हमारी केयर करते हैं, हर किस रंग से हमारे को कहीं ना कहीं अपोज करते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि वही सब चीज़ें हमारे जो क्या होती है, इंडिविजुअल्स ब्रिंग दिस अनकॉन्शियस फोर्सेज इनटू मैरिज रिलेशनशिप, जो हमारे दिमाग में हिडन मेमोरीज हो जाती हैं, जो हमारे को अगर अपने पेरेंट्स से जो हमने देखा, या हमारे पेरेंट्स ने हमारे को अच्छे से, अगर हम किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट नहीं किया, ज़्यादा उसको रीइंफोर्स नहीं किया, उसको सेल्फ कंसेप्ट नहीं ठीक से बना बच्चे का, तो जब उसकी खुद की मैरिज हो जाएगी, उसे जो खुद के बच्चे होंगे वो भी वही करेगा जो उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया। तो इस टाइप से ये क्या होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन आगे कंटिन्यू होती रहती है। टू हेल्प द मैरिज द काउंसलर फोकस इज विद ईच पार्टनर। अब इसमें हर पार्टनर के साथ, दोनों पार्टनर में से वो हर एक से डील करेगा, उनका इमोशनल जो उनके दिमाग में है उसमें क्या उनके पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप रहे हैं उसके बारे में बात करेगा। एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी बोथ इंडिविजुअल के बेस पे भी होगा, और दोनों पार्टनर बैठेंगे एक साथ उसके बेस पे भी होगा, इंडिविजुअल एंड को ज्वाइन आपस में दोनों के साथ होगा। इन द प्रोसेस द काउंसलर यूजेज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंस। ऐसे में वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंस का यूज़ करता है, क्योंकि हम अब साइको एनालिटिक की बात कर रहे हैं तो इसमें ट्रांसपेरेंस को यूज़ करता है कि मान लीजिए जो है हस्बैंड वाइफ में से कोई, मान लीजिए किसी जो मेल मेंबर है उसको अपनी मदर से प्रॉब्लम है, अब वो काउंसलर क्या करेगा, थेरेपिस्ट क्या करेगा, उसको कहेगा कि आप, मान लीजिए मैं आपकी मदर हूँ, आप बताइए अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कीजिए। तो उस टाइप से क्या होता है, ट्रांसपेरेंस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम को समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में हमारे को हेल्प मिल जाती है। उसकी पूरी जो इंडिविजुअल की जो हिस्ट्री होती है वो क्या है, किससे उसका प्रॉब्लम है, कैसे उसके अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इस टाइप से एक ही दोनों का कैथारसिस की बात की है। इसमें क्या होता है, जो हमारी पेंटअप इमोशंस होती हैं, जो दबी हुई इमोशंस होती है, हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि इंडिविजुअल एंड कपल काउंसलिंग में क्या होता है, गेन इन न्यू इनसाइट्स होता है इनटू देयर लाइफ एंड चेंज देयर बिहेवियर। इस तरह से उनका इनमें इंसाइट आती है, क्योंकि उनको बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंस कर लीजिए, या इंडिविजुअल की अलग से भी, दोनों पार्टनर से अलग भी बात की जाती है, उनके इवन फैमिली मेंबर से भी बात की जाती है, और 1 to 1 बात करने के अलावा उनको दोनों को बिठा कर भी बात की जाती है कि किसकी साइड से प्रॉब्लम है जो आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है। फिर है साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी। अब ये क्या है, फैमिली की बात आती है, अभी हमने ऊपर की कपल की बात की, अब हमने क्या करनी है कि फैमिली की, में फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है कि ऑल टेक्निक्स में हम बात करते हैं इसमें। और फैमिली थेरेपी में क्या होता है, वो इंडिविजुअल थेरेपी से ज़्यादा अच्छा होता है कि फैमिली आ जाती है, फैमिली के नाम के एक साथ ज़्यादा, ये इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल काउंसलिंग। Although the psychoanalytic family therapy tends to be more active and directive than the psychoanalytic individual therapy, the treatment is clearly non-directive in comparison to other family couple। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो साइको एनालिटिक जो हम फैमिली थेरेपी की बात करते हैं ज़्यादा एक्टिव, इसमें डायरेक्टिव होती है, टेंड्स टू मोर एक्टिव एंड डायरेक्टिव देन दी। जो बाकी अगर हम इंडिविजुअल थेरेपी की बात करते हैं वो अलग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, वो नॉन डायरेक्टिव होती है, उसमें हम क्लाइंट के ऊपर छोड़ देते हैं, वो जो बोलता है उसको हम कहीं भी डायरेक्शन नहीं देते हैं। लेकिन जब हम फैमिली की बात करते हैं उसमें क्या होता है, थेरेपी जो होता है बहुत ध्यान से लिसन्स ए ग्रेट डील, एंड ऑल्दो दिस लिसनिंग इज वेरी एक्टिव, ही और शी इज रिलेटिवली क्वाइट
इंटरप्रिटेशन इज द प्राइमरी टेक्निक दैट यूज्ड इन दिस। अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी जो फैमिली थेरेपी होती है वो इंडिविजुअल थेरेपी से थोड़ा डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है कि थेरेपीज कहीं पे भी, जैसे हम नॉर्मल में हम क्या कहते हैं कि वो नॉन डायरेक्टिव होते हैं अगर हम इंडिविजुअल थेरेपी की बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है जब फैमिली थेरेपी में वो जहाँ पे उसकी पूरी बात सुनता है, सुन के उसका पैराफ्रेजिंग भी करता है कि आपने ये जो कहा है कि अगर आपने कहा कि आपके बच्चा जो है बचपन में ऐसे करता था, या उसमें उसकी हेल्प भी करता है, उसको और ध्यान से सुनने के बाद उसको जो है उसको कूल भी करते हैं। काम भी कहीं ना कहीं होता है, पेरेंट्स भी एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं कहीं जो बाकी जो फैमिली के जो बाकी लोग होते हैं वो भी कहीं पर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प की जाती है। सिर्फ नॉन डायरेक्टिव नहीं होती बल्कि डायरेक्टिव में भी काम करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन दिस थेरेपी इज ट्रांसपेरेंस, जैसे हमने अभी ऊपर बात की है कि इसमें ट्रांसपेरेंस की बात की जाती है कि सामने वाले को, ताकि अपनी कैथारसिस के थ्रू अपनी जो पेंट अप इमोशंस उनको वो एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी उन इमोशंस को वो बाहर निकाल पाता है। तो इन दिस टेक्निक ट्रांसपेरेंस स्पेशली टू द थेरेपीज इज लेस इंटेंस दैन द इंडिविजुअल थेरेपी, क्योंकि इंडिविजुअल थेरेपी इसमें इन्होंने ले दे के हर जगह वही बात आ रखी है कि साइको, जो हमने अभी बात की है कि साइको एनालिटिक में हम कैसे जब कपल की काउंसलिंग करते हैं, एक अकेले की भी करते हैं, दोनों को बिठा के भी करते हैं, और बाकी फैमिली मेम्बर्स के भी करते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसी ढंग से हम वो किस तरह से उन जब फैमिली मेम्बर्स की हम बात करते हैं फैमिली की, तो उसमें हम डायरेक्टिव भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको जब भी वो गलत होते हैं उनको रोकते भी हैं, टोकते भी हैं, उनको डायरेक्शंस भी देते हैं कि नहीं ठीक है अब जो हो गया, आप इसको थोड़ा ठीक कीजिए, आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंस तो हमने ऊपर बात की है वो सब भी यूज़ इसमें किया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि द साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी यूजुअली प्रेफर्स टू वर्क विद फैमिलीज इन लॉन्ग टर्म फॉर्मेट दैन इज ऑब्टेन इन अदर अप्रोच। द गोल इज पर्सनैलिटी। मेन गोल कितना क्या होता है, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसमें जितने भी एक मेंबर होता है सबका पर्सनैलिटी चेंज करना होता है, क्योंकि वो जब ऑलरेडी जो उनकी पर्सनैलिटी उसके कारण उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज के ऊपर क्या होता है, फोकस रहता है। फिर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी क्या होती है, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी क्या होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, हमारे जो रिलेशंस होते हैं हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर वो ठीक नहीं होते तो वो हमारे दिमाग में वैसे ही बचपन में वो बैठ जाते हैं, और उसी के बेस पे हम अपनी फैमिली के साथ वैसा ही डील करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साइको एनालिटिक स्टडी और इसका ओरिजिन, अब बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट रेफर्स, इसको यहाँ से कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रेफर्स टू अदर्स इन द फैमिली डेट इज अदर देन, हमारी खुद के अलावा जो हमारी फैमिली में जो बाकी लोग होते हैं उनको ये कह रहे हैं क्या होते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी मेंबर्स विद इन द कपल्स एंड फैमिली थेरेपी डोमेन। द मेजर करेंट थ्योरी ऑफ इस नेचर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। हम जितने भी रिलेशन हमारे जो फैमिली में बाकी लोग होते हैं, जो हमारे जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं, उनका हमारे साथ क्या रिलेशन है वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इन फैक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी कंसिस्ट ऑफ टू एस्पेक्ट्स। किसके ऊपर काम करती है बेसिकली, फर्स्ट इज साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, कि कैसे हमारे अपने फैमिली मेम्बर के साथ कैसे हमारा उनका रिलेशन है, ओरिजिन एंड नेचर इंटरपर्सनल, हमारे आपस में कैसे रिलेशन है, वो कैसे हुए, शुरू से वो कैसे हैं। फिर इंट्रासाइकिक स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो आउट ऑफ द पास्ट रिलेशन, जब हमारे आपस में इंट्रा क्या होता है, अंदर, उस फैमिली के अंदर कैसे जो हमारे पास्ट रिलेशन कैसे थे, एंड रिमेन टू इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट, और किस कारण से जो है आज वो हमारे प्रेजेंट इंटरपर्सन जो हमारे आपस के रिलेशन है उनको आज कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं। यानी पहले जो हमारे उनके साथ जो रिलेशन थे, इंट्रा का मतलब ये होता है एक फैमिली के अंदर का, इंटर क्या होता है दो फैमिलीज के बीच में, तो इंट्रासाइकिक में क्या होता है उसी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, जितने उसके अंदर लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आपस में भाई बहन है, जो है ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो उनके आपस में इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइकिक स्ट्रक्चर्स। अब क्या है कि इट इज़ वेल नोन दैट फ्रॉम बर्थ ऑन द ह्यूमन बींग सिक्स सस्टेनिंग रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स स्पेशली विद मदर एंड फादर। हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं हम क्या करते हैं, सस्टेनिंग रिलेशनशिप की में विश्वास रखते हैं अपने, और हम अपने पेरेंट्स के साथ अर्ली लाइफ से ही हम क्या करते हैं, एक बच्चा जो होता है अपनी फैमिली में अपने मदर एंड फादर के साथ ही रहता है। उनमें क्या होता है कि इन द ब्रिंगिंग अप ऑफ द चिल्ड्रन पेरेंट्स डू कमिट लार्ज, कई बार क्या जब बच्चों को जो माँ बड़ा कर रहे होते हैं तो कई बार वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनके बारे में उनको खुद नहीं पता होता, एक लार्ज नंबर ऑफ मिस्टेक जो हो जाती है विच आर सम आर रिलेटिवली मोर फ्रस्ट्रेटिंग टू द ग्रोइंग पर्सन। वो जब गलतियाँ करते हैं पेरेंट्स, वो क्या होते हैं माँ बाप को नहीं पता होता, जहाँ पर वो लड़ते हैं या बच्चों को इग्नोर करते हैं, तो वो सब चीज़ें जो होती है वो बच्चा जो बढ़ रहा होता है उसके लिए क्या होती है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है।
अकॉर्डिंग टू साइकोडायनामिक अप्रोच, इफ दिस फ्रस्ट्रेशन इज़ टू हाई, अगर वो ये जो अप्रोच कहती है साइकोडायनामिक, अगर ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इन अर्ली स्टेजेस में, तो बच्चा क्या होता है आगे बढ़कर उनको, आगे बड़ा होता है उनको रिप्रेस कर लेता है, और यही फ्रस्ट्रेशन जो होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, वही आगे जाके जब बच्चा खुद बड़ा होता है तो उनको अपने बाकी जो जिनसे साथ जुड़ा होता है अपने उन पार्टनर्स के ऊपर वो निकालता है। तो एट द कोर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी इज द मैनर इन विच द अर्ली रिलेशनशिप आर इंटरलाइज, कैसे अर्ली रिलेशनशिप जो होते हैं वो इंटरलाइज हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बाय द पर्सन, पर्सन कौन है, जो क्लाइंट है, जो उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड हाउ द पर्सन कैरीज द सेम इन टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्ली लव, कैसे वो अपने बचपन के जो उसके अपने पेरेंट्स के साथ या लव ऑब्जेक्ट जो भी, जैसे सच उन्होंने कहा ना कि लव ऑब्जेक्ट्स में उन्होंने कहा सच एज पेरेंट्स, है ना, उनके साथ जो रिलेशन होते हैं कैसे उनको अपने दिमाग में वो इंटरलाइज कर लेता है, और जिसका कारण कहते द इंटरनल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन प्रोफाउंडली अफेक्ट द चॉइस ऑफ सब्सिक्वेंट। अब यही जो हमारा जो होता है ये हमारे दिमाग में चल रहा है, ये आगे जाके हमारे सब्सिक्वेंट लव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। इसलिए हम लोग क्या होते हैं प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ जो रिलेशन बचपन में ख़राब हो जाते हैं वो हमारे को आगे जाके कैसे प्रॉब्लम में डाल देते हैं। दिस ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। अब क्या ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी एंड कपल सब सिस्टम ये क्या कहती है कि ऑल्दो कि कैसे हमारे पास के जो, ये भी सब वही चीज़ें कि कैसे हमारे जो पास के जो रिलेशन है हमारे प्रेजेंट को प्रोजेक्ट में कैसे आते हैं उसके अंदर। ऑल्दो ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपिस्ट डू वर्क विद द एंटायर फैमिली, ठीक है, हम पूरी फैमिलीज की इसमें बात कर रहे हैं, एंड वेरियस फैमिली सब सिस्टम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मोस्ट एनालिटिक वर्क इन्वॉल्व द कपल सब सिस्टम, यानी कपल उस फैमिली का पार्ट है ना, हम पेरेंट्स को भी उसमें ले रहे हैं, भाई बहन को भी ले रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ले रहे हैं, लेकिन सब सिस्टम क्या है उसका एक पार्ट है। सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी हैज़ रिसेंटली बीन डेवलप्ड ऑन हाउ मटेरियल पैटर्न चूज each other and respond to each other in a way that matches the internal representation of early objects such as mother and father। कैसे इन्होंने कहा है कि सबसे इस थ्योरी के बारे में कहा है कि आज की डेट में क्या होता है कि हाउ मटेरियल पैटर्न चूज इच। अब जो ये सब चीज़ें हैं हमारे दिमाग में चल रही हैं, इनके बाद हाँ अपने कई बार क्या होता है अपने पार्टनर को खुद भी चूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उसके साथ हम उस ढंग से रेस्पॉन्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ वैसे रेस्पॉन्ड करते हैं जिसके हिसाब से हमारी जो है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है। अर्ली ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, हमारे पेरेंट्स, जैसे सच एज फादर एंड मदर। आज हमारी जब आज मान लो ये मेटेरियल पैटर्न इन्होंने क्या कहा है चूज, इसका मतलब कि आज हमारी जो है मैरिज हो जाती है, ठीक है, और हम अपने पार्टनर के साथ वैसा ही रेस्पॉन्ड करते हैं जैसा हमारे दिमाग के अंदर जो पहले से हमारे पेरेंट के साथ जो इंटरनल जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन है ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही इंटरनल जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन इज यूज्ड by most object relation therapists as a key to the troubled interactions of members of a couple and related family members। जो कपल है उसके मेंबर्स और बाकी जो रिलेटेड जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको इन्होंने क्या कहा है, ये सब ऑब्जेक्ट रिलेशंस हैं, ये इन्हीं के साथ वो डील करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कौन, थेरेपी, जब वो किसी को डील करते हैं, जब कपल काउंसलिंग करते हैं। When using this defense, the person unconsciously projects hidden feeling। जब वो क्या करता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए क्या करता है, अनकॉन्शियसली के क्या जो उसके दिमाग में हिडन फीलिंग्स होती हैं जो बचपन से चले आ रहे हैं जो रिलेशन, उनको हाइड करने की पहले कोशिश करता है, और जो वास्तव में क्या होता है वो अपने स्पाउस के ऊपर या फिर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी कर रहा होता है, लेकिन वो क्योंकि उनको डिफेंड कर रहा होता है जब उसके पास आता है कि नहीं मैं ऐसी मेरी, जबकि उसको खुद को नहीं पता होता कि वो जो वही प्रोजेक्ट कर रहा है अपने पार्टनर के साथ जो बचपन में उसके दिमाग में घर कर गई है जिसको बोलते हैं, और लेकिन उसको वो फिर डिफेंड करता है कि नहीं मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरी को ऐसा किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द पर्सन नॉट ओनली प्रोजेक्ट्स हिडन पार्ट्स ऑफ द सेल्फ ऑन टू अदर्स बट देन आइडेंटिफाइज विद दोज पार्ट्स बिकॉज दीज आर ऑल क्या है पार्ट ऑफ सेल्फ। यानी इन्होंने क्या किया कि वो अपने आप को शुरू में हाइड करता है कि नहीं, है ना, उन हिडन पार्ट्स को जो होते हैं उनको हाइड करता है, बल्कि बाद में क्या करता है बट देन आइडेंटिफाइज विद दोज पार्ट्स बिकॉज दीज आर द ऑल, क्योंकि ये बाद में उनको आइडेंटिफाई कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द थेरेपिस्ट कि हाँ ये जो है ये मेरे इसका मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि उसका खुद का सेल्फ का पार्ट है, इसलिए वो आराम से उसको अनकॉन्शियस से वो कॉन्शियस में उसको लेके आ सकता है। तो इन कपल्स एंड फैमिली इंटरेक्शन तो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। कई बार बहुत ज़्यादा उसको हाइड करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, वो बाहर नहीं निकाल पाता, उसको जो है प्रोजेक्शंस के अंदर क्या होता है दिक्कत होती है, उसे दूर भागता है, उसके कोई ना कोई बहाना करता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, लेट अस से
इन द चाइल्ड अर्लीस्ट एक्सपीरियंस द कंसर्न ऑब्जेक्ट डिड नॉट प्रोवाइड द नीडेड नर्चरेंस। एक बच्चा है, उसको अपने परिवार में अच्छे से उसको नर्चरेंस नहीं मिली, उसको इग्नोर किया गया, उसको कहीं ना कहीं हॉस्टिलिटी मिली है। तो उसमें क्या होता है, सच चाइल्ड देन सीज रिजेक्शन, वो बच्चा अपने परिवार में रिजेक्शन देखता है, हॉस्टिलिटी देखता है, तो वही वो क्या करता है अपनी वाइफ के अंदर देखता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को नहीं मिला, तो वो अपनी वाइफ के साथ भी वो सब चीज़ें दिखाएगा, वही सब चीज़ें जो है डिस्प्लेस करेगा। तो सिग्निफिकेंटली द वाइफ टेक्स इन दिस प्रोजेक्शन एंड एक्ट्स आउट द रोल ऑफ द हॉस्टाइल। जब वो ऐसे करेगा तो वाइफ भी बदले में क्या करेगी, वो भी हॉस्टाइल हो जाएगी, उसको ऑब्जेक्ट रिजेक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जो उनके रिलेशन है उसको रिजेक्ट करेगी। एंड टू कैरी दिस एग्जाम्पल फर्दर द वाइफ टू हैज अ इंटरनल ऑब्जेक्टर रिप्रेजेंट। अब उसने ऐसे किया, हस्बैंड ने वाइफ के साथ गलत किया, वाइफ ने उसी चीज़ को उसको जो है हॉस्टाइल हो गई, वो उनके रिलेशन को आगे नहीं ठीक से उससे हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने आगे अपने दिमाग में वही इंटरनल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल द कूल डिस्टेंसिंग फादर इन प्रोजेक्ट। अब वही उस ढंग से क्या हो गया, अब उसको फादर का दिखने लग गया, यानी कहने का मतलब कि वो इस चीज़ को समझ गई कि मैं हाँ इसको अपने फादर से ये हुआ है या अपने मदर से ये हुआ है, तो वही उस ढंग से वो उसको ले रहा है। तो शी में प्रोजेक्ट दिस इन टू हर हस्बैंड एंड या वाइफ। उन्होंने वाइफ के बारे में कहा है कि मान लो कि वाइफ को अगर अपने फादर के साथ इस टाइप से मिला है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, तो वही अब क्या करेगी, अपने हस्बैंड के ऊपर करेगी। वाइस वर्सा है, अगर हस्बैंड को मिला है माँ से या फादर से तो वाइफ पे करेगा, अगर हस्बैंड को माँ से मिला है तो वाइफ पे करेगा। और वाइफ को अगर अपने फादर से ऐसे हुआ है, जो चाइल्डहुड में इग्नोरेंस हुई है, हॉस्टिलिटी मिली है ना, उसको इग्नोर किया गया है, तो वो सब चीज़ें अपने हस्बैंड पे निकालेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कपल सब सिस्टम के बारे में कहा है। अब बात करेंगे मैरिज काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग क्या होती है कि कपल क्योंकि हम मैरिज काउंसलिंग की बात कर रहे हैं कि क्यों वो मैरिज काउंसलिंग करते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं कि कपल सीक मैरिज काउंसलिंग फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ रीजन इंक्लूडिंग फाइनेंसिस, कि बच्चों के फाइनेंस के लिए, फिडेलिटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए, एक दूसरे के साथ वो अपने आप को कंपैटिबली वो करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने कहा कि क्यों हमें मैरिज काउंसलिंग की जरूरत करनी पड़ती है। तो रिगार्डलेस ऑफ हु इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट इट इज़ क्रूशियल द काउंसलर्स इज बोथ मेंबर्स ऑफ द कपल फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप मैरिज काउंसलिंग की बात करते हो तो दोनों का आना जरूरी होता है। ट्राइंग टू treat one spouse alone for even 1 or 2 sessions increasing the other spouse resistance to counseling and his or her anxiety। अगर मान लीजिए कभी आप एक के साथ बात करते हो तो उससे 1 या 2 बार के सेशन में बात करते हो तो जो दूसरा कपल होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिस्ट करेगा उस चीज़ को, उससे उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, जब आप दोनों पार्टनर का साथ करते हो, आफ्टर बोथ पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एंटर मैरिज काउंसलिंग द काउंसलर मे टेक ए वैरायटी ऑफ एफर्ट। जब दोनों मिलकर आते हैं कि अपने रिलेशन को हेल्दी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें काउंसलर को भी हेल्प मिलती है उन सबको उनका साथ डील करने में, उनकी हेल्प करने में। तो मेन उनका होता है कि वो कितने विलिंग है। 5 ऑफ द मेन अप्रोचेज आर साइको एनालिटिक, सोशल लर्निंग, है ना, बोवन फैमिली सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजिक अप्रोच एंड रैशनल इमोटिव। जब हमने किया था एल्बर्ट एलिस की RET अप्रोच की थी, तो इन्होंने बेसिकली इनके नाम लिया है कि हम इनके थ्रू उनकी जो है किस ढंग से उनकी सोच को, इरेशनल थिंकिंग को, किस ढंग से उनके लोगों के दिखा के रोल मॉडल, सोशल लर्निंग में हमने क्या किया था, कैसे हम दूसरों को देख के सीखते हैं, है ना, उन सब के थ्रू वो क्या कहते हैं, उसको हेल्प कर सकता है कौन, थेरेपी। तो मैरिज कपल काउंसलिंग वर्सेस फैमिली काउंसलिंग, अगेन वही चीज़ है कि मैरिज काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग शेयर नंबर ऑफ assumptions। फॉर एग्जाम्पल बोथ रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फैमिली। हम दोनों ही क्या कहती हैं कि मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं या फैमिली की बात करते हैं, दोनों ही में उन्होंने क्या कहा है कि जो है दोनों ही अपने उसके लिए बात करती है, किसके ऊपर, फैमिली का रोल जो है बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ के अंदर। बोथ फोकस ऑन द प्रॉब्लम, बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि दोनों ही तरीके जब हम बात करते हैं कपल काउंसलिंग में भी फैमिली के साथ रहकर ही काउंसलिंग की जाती है, और जो अगर उसमें फैमिली की बात करें तो फैमिली में सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते ही हैं। फिर डायनामिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, प्रोसेस, क्या प्रोसेस रहता है, क्या उसके अंदर चल रहा होता है। द डायनामिक्स इन द मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग जनरली ऑन द प्रोसेस, क्या उसका प्रोसेस होता है। डायनामिक्स क्या है, इन अदर वर्ड द डायनामिक्स बिहाइंड मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग जनरली डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल। जो कपल काउंसलिंग जब हम बात करते हैं तो वो उसकी जो प्रोसेस होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी।
है ना। एक इंडिविजुअल की बात हम करते हैं इंटायरली डिफरेंट है, ग्रुप की अगर हम बात करते हैं जैसे मिलते जुलते वो भी अलग होता है। जब मैरिज काउंसलिंग की बात करते हैं द प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट दैन दी दिस बोथ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप थेरेपी। अब उन्होंने क्या कहा, क्या क्या प्रोसेस रहता है कि द फ्यू क्वेश्चन आर गिवन बिलो। कौन कौन से क्वेश्चन जब हम डायनामिक्स की बात करते हैं इन द केस ऑफ मैरिज काउंसलिंग, फर्स्ट इज व्हाट रेपिटेटिव नॉन प्रोडक्टिव सीक्वेंसेस आर नोटिसेबल। कौन से आपको ऐसे लग रहा है कि जो जी बार बार हो रही है, कौन से नॉन प्रोडक्टिव सीक्वेंस होते हैं जो कि आपको नोटिस कर रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। तो आप एक तो ये क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक फीलिंग स्टेट इन द फैमिली एंड हु किसकी बट बेसिक फीलिंग क्या है स्टेट में, कि आप किस टाइप का आप फील करते हो और उस चीज़ को आगे कौन बढ़ाता है। एंड व्हाट इंडिविजुअल रोल्स रीइंफोर्स फैमिली रेसिस्टेंस, किसका रोल मेन है। व्हाट आर द मोस्ट प्रेवलेंट फैमिली डिफेंस, कौन इस फैमिली को जो डिफेंस करता है, कौन इसको डिफेंड करता है। मोस्ट प्रेवलेंट फैमिली कौन इस चीज़ को डिफेंड करता है जो आपके जो लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके लिए। एंड हाउ फैमिली मेम्बर्स differentiated from one another and what are the subgroup or couple boundaries के, and what part of the life cycle is the family couple experience, वो किस फेज में से निकल रहे हैं, what are its problem solving method। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए कि what part of life cycle is the family couple experience। मान लीजिए शादी के कुछ टाइम तक तो वो ठीक ठाक चले, ठीक है, उसके बाद कोई जो बच्चा होगा या तो वो कहीं बाहर पढ़ने चला गया, ठीक है, या वो अपने नाना नानी के पास चला गया, या कहीं ना कहीं बुआ के पास चला गया, या वैसे ही वो पढ़ने के लिए किसी दूसरे देश में चला गया। तो उसमें भी क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ जब बच्चों के साथ रहते हैं तो उनके रिलेशन अलग होते हैं, जब बच्चों के साथ रहते हैं तो अलग होता है, जब बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं तो उनका रिलेशन डिफरेंट हो जाता है, उनमें आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उसमें वो कहते हैं वो किस प्रॉब्लम फेज से निकल रहे हैं वो मैटर करता है, और कैसे उस प्रॉब्लम को वो जो सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट आर दी उनके प्रॉब्लम सॉल्व के मेथड्स क्या है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यूनिकनेस ऑफ ईच कपल्स प्रॉब्लम, वो क्या कह रहे हैं, जो थेरेपिस्ट होता है उसके लिए दोनों ही पार्टनर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो यूनिक होती है, इसे दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम डिवोशन बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कपल खुद भी सोल्यूशन, जब आप विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट क्या होता है खुद भी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो कपल प्रॉब्लम आर यूजुअली कंपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर मिक्सचर में क्या होता है विच मेकअप ए होल डेट इज इंडिविजुअल एंड इडियोसिंक्रेटिक। इसमें क्या है कि हर इंडिविजुअल का, हम वो क्या कह रहे हैं कि हर एक की प्रॉब्लम जो होती है यूनिक होती है, और दो लोग मिलके ही तो जो अपने आप को एज ए होल, उन्होंने कहा है ना कि एक इंडिविजुअल कौन है, कुछ भी नहीं है, विच मेकअप एज ए होल डेट इज इंडिविजुअल, और की क्या सोच है वो मिलकर। द कंपोनेंट पार्ट्स इंक्लूड ईच पार्टनर इज ऑन पर्सनल हिस्ट्री एंड करेक्टर, हिस्ट्री और रिलेशनशिप का, उसका रिलेशनशिप का हिस्ट्री रही है, एंड अटेंडेंट सर्कमस्टांसिस एट द टाइम ऑफ जब वो प्रेजेंट करता है, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस समय क्या क्या सर्कमस्टांसिस हैं। मोस्ट कपल बाय द टाइम दे सीक काउंसलिंग आर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम इन द, ज़्यादातर लोग जब कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम पता होती है, उनके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रही है, एंड मे हैव हैड रिकोर्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द एग्जिस्टेंस दे हैव ऑफन टैप्ड इनटू द, अपनी खुद की प्रॉब्लम में क्या होता है फंस जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, द स्पेसिफिक एडवाइस ऑफ रिलेटिव एंड अदर। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा उनको कोई हेल्प करना भी चाहता है, उनकी जो है बीच में आता भी है कोई, उसके बारे में कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि द स्पेसिफिक एडवाइस ऑफ द रिलेटिव एंड अदर प्रोफेशनल स्पेशली जनरल प्रैक्टिशनर्स हैज़ कॉमन बीन। सो ऐसे में जब उनको लगता है उनको प्रॉब्लम तो है, वो जो प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको वो खुद इनमें फंसते जा रहे हैं, उनको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केस में वो क्या करते हैं प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है इस टाइप से इन कॉमन चीज़ों को वो यूज़ करते हैं। दे मे हैव रेड द जनरल एडवाइस ऑफ द न्यूज़पेपर, वो उसके न्यूज़पेपर कॉलम आते हैं उनकी करते हैं, दूसरे ऑथर्स की कहने का मतलब कि डिफरेंट के सॉल्यूशंस को वो ट्राई करते हैं, क्योंकि हर ऐसे में क्या होता है कि जब वो डिफरेंट तरह के जो सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं तो सॉल्यूशन अराइव्ड एट फ्रॉम द कोर्स ऑफ काउंसलिंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एन एवरेज ऑफ 8 hours ऑफ एनर्जेटिक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन द 2 or 3 इंडिविजुअल इन द काउंसलिंग रूम। अब उन्होंने कहा कि जब हम लगातार आप जब उनके साथ बातचीत होती है 2-3 लोगों की, दोनों कपल हो गए और जो है काउंसलर हो गया, आपस में 8 to 10 hours के एक रूम के अंदर जो बात करते हैं तो बहुत चीज़ें सामने आती हैं, उनमें एनर्जेटिक का मतलब बहुत ही हेल्दी टॉक होती है। इट विल टिपिकली बी रीइंफोर्स्ड बाय एटलीस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ द टाइम। उसके लिए क्या होता है कि काउंसलर को भी और कपल को भी दोनों को ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम उनके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप कपल आया काउंसलिंग के लिए कि अब देखा कि
जब काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो कहता है कि नहीं मेरे को तो काम है, मेरे को तो उठ कर कहीं जाना पड़ेगा, मेरी ऑफिस की मीटिंग है या वट। तो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये गलत है ये चीज़, कि इसमें क्या होता है कि हमें रीइंफोर्स करना चाहिए किस चीज़ को, कि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, टाइम डिवोट कर सके, ताकि तो रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ एंगेज इन रिलेटेड टास्क, जो हम कहते हैं ना कि हमारा हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं वहाँ बिजी हूँ, तो उससे जो उन टास्क से हटकर अपने आप को टाइम स्पेंड करना चाहिए किस चीज़ के लिए, काउंसलिंग के लिए भी और अपनी खुद के लिए भी, ताकि वो कह रहे हैं कि टाइम डिवोशन में बहुत ज़रूरी है। कई बार कपल्स खुद भी जो है जब काउंसलर से बात करते हैं प्रोसेस के अंदर, वो खुद भी कपल जो होते हैं अपने उस ढंग से द प्रोसेस कंसिडरेबल टाइम वुड हैव बीन डिवोटेड टू द कपल प्रॉब्लम इन अ हाई कंसनट्रेटेड मैनर। जब काउंसलर के पास आते हैं, थेरेपिस्ट के पास आते हैं, अगर उनके पास टाइम होता है, एम्पल टाइम होता है, जब बातें डिस्कस करते हैं, तो कई बार वो खुद भी अपने लिए एक अच्छे तरीके से हाईली कंसनट्रेटेड मैनर में अपनी प्रॉब्लम को खुद भी उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। डिफाइनिंग द कपल प्रॉब्लम, अब ये क्या कि प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने क्या किया कि प्रॉपरली हमें डिफाइन करना। जब ये सब चीज़ें हो गई, आपस में बातचीत हो गई, अब प्रॉब्लम को डिफाइन की, दोनों की प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है, दोनों की प्रॉब्लम को सुनकर उनका एक्शन लेना है। लेकिन अब क्या कि बट वन पार्टनर क्या कहता है, अगर एक पार्टनर जो है उसे दूर भाग रहा है तो दूसरे को उसको रोकना चाहिए। वेर कपल प्रेजेंट ए प्रॉब्लम विच दे रिगार्ड एज अ कॉमन प्रॉब्लम हर कपल में होती है, और वेयर वन पार्टनर presents a problem which he or she wishes to work on as a couple system problem, situation is comparatively simple। ठीक है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम होनी कॉमन है। The only factor that might inhibit it exploratory work would be if some aspects of one individual behavior or pathology suggested to the counselor that it would be irresponsible to begin couple work without first ensuring the immediate systems were addressed। For example, वन पार्टनर में भी क्लियरली सफरिंग फ्रॉम एक्यूट, मान लीजिए एक कपल जो है वो क्या है, उसको मेंटल इलनेस है और एक्टिवली सुसाइडल और थ्रेटनिंग टू स्वीयरली हार्म। इन द मोस्ट एक्सट्रीम केसेस स्वीयर इंडिविजुअल पैथोलॉजी माइट प्रिवेंट कपल काउंसलिंग इवन बीइंग पॉसिबल, हाउएवर सच केस आर वेरी रेयर। इन्होंने क्या कहा है, जो कपल की प्रॉब्लम है उसको भी देखो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कि ऐसा तो नहीं है जो क्लाइंट आया उसके पास है ना, उसको कोई मेंटल इलनेस है, सुसाइडल उसमें टेंडेंसी आती है, वो किसी को हार्म करना चाहता है, कोई इसका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे केसेस को भी समझना जरूरी है कि उनकी काउंसलिंग करनी भी है या नहीं करनी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि वो सब चीज़ों का है कि कपल की जो प्रॉब्लम है उसको देखो कि प्रॉब्लम क्या है, कोई कपल की खुद की प्रॉब्लम क्या है, कपल की खुद की हालत क्या है। फर्स्टली, इवन इफ द सिम्टम इज क्लियरली अफेक्टिंग वन पार्टनर मोर देन द अदर, एक्सप्लोरेशन में हेल्प मोबिलाइज बोथ पार्टनर्स हेल्पिंग कैपेसिटी। It clarifies the joint aspects of the problem and to what extent it may be an individual one. It may also allow the partner who is less effective to explore whether his or her remedial action are truly। कहने का मतलब ये क्या है कि इन्होंने क्या है कि पहले जब दो कपल होते हैं, दोनों की प्रॉब्लम को प्रॉपरली उसमें ये हम जब दोनों उसके पास आते हैं तो पहले काउंसलर का काम है, ये थेरेपिस्ट का काम है ये देखना कि वो क्लाइंट वास्तव में किस टाइप का है, कहीं उसकी कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई उसको लीगल एक्शन तो नहीं चल रहा, उनका कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, इस टाइप का दिखाना जरूरी है, देखना जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो उसके बाद उनको हेल्प करनी है दोनों पार्टनर को जो है। तो कैसे कि बोथ पार्टनर में ऑल्सो फाइंड इट हेल्पफुल टू एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑन द रिलेशनशिप, कि उनको हेल्प करने की कैसे जो उनकी जो है प्रॉब्लम का इम्पैक्ट हो रहा है किसके ऊपर, उनके रिलेशनशिप के ऊपर, और कैसे उनके फीलिंग जो होती है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रही है, सैडनेस का कारण बन रही है। तो ये उन्होंने क्या कहा है ऑल अबाउट द कपल काउंसलिंग के बारे में, कि कैसे जो है जिसमें हमने क्या किया नंबर 1 पे यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की कि मैरिज कपल काउंसलिंग वर्सेस फैमिली काउंसलिंग, डायनामिक्स की हमने बात की, फिर हमने यूनिकनेस की बात की, अब हमने की डिफाइनिंग द कपल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।